91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, मैं हूं सुनीता भास्कर। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है। आइए अपने जंगल बचाएं श्रृंखला का तीसरा एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अरण्य भवन में, जो कि सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने है, जहां पर वन विभाग के आला अधिकारी बैठते हैं। तो हम मौजूद हैं वन संरक्षक दीपचंद्र आर्या जी के केबिन में। दीपचंद्र आर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर, सालों से जंगलों में आग लगती रही है। पहले से गांव वालों का अपना एक प्रबंधन होता था आग को बुझाने का, लेकिन आज समय काफी बदल चुका है। ग्राम पंचायतें वन विभाग के साथ बहुत अच्छे सहयोग के मूड में नहीं दिखाई देती हैं। वन महकमे की आज तक की उपलब्धियों की अगर बात करें तो क्या क्या उपलब्धियां आपकी रही हैं? इतने सालों में फायर कंट्रोल को लेकर क्या क्या काम आपके तय किए गए हैं? उत्तराखंड का परिवेश आप जानते हैं कि अधिकांश जो है पर्वतीय क्षेत्र है। लगभग 85% तो पर्वतीय है, 15% के लगभग जो है प्लेन का एरिया है। तो दोनों जगह आग का सिनेरियो अलग अलग है। पहाड़ की बात करें तो वहाँ पे मुख्य रूप से जो है आपका जो पाइन वाला क्षेत्र है, वो मुख्य रूप से जो है 1300 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है चीड़ के पेड़ है और वही जो है मुख्य रूप से आग का कारण बनते हैं। तो उसमें जो है अप्रैल मई में उसमें पाइन नीडल गिरती है और काफ़ी जो है ज्वलनशील होती है। तो होता क्या है कि जब वो गांव के आसपास गिरती हैं तो लोगों को चलना भी दूभर हो जाता है। गाय भैंस भी चलने जो है उनको चलना दिक्कत होती है। तो कुछ तो गांव वाले इस तरह से लगा देते हैं आग, है ना। और कुछ जो है कहते हैं कि आसपास सोचते हैं कि अच्छी घास आ जाएगी, क्योंकि जो है पिरुल उसको एरिया को कवर कर लेता है ग्राउंड को। तो उसको सही मानते हैं क्योंकि पिरुल इतना इकट्ठा हो गया है, वहाँ पे घास नहीं जम रही है, तो वो नहीं, कुछ संदर्भ में तो ठीक है कि भाई वहाँ पर उनको जो परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है, और तो वो तो ठीक है। लेकिन वो जब अनकंट्रोल हो जाती है तब दिक्कत होती है ना, ये है। तो उसको अगर वो कंट्रोल वे में रहे तो तब उतना नुकसान नहीं है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, उसको जला के छोड़ देते हैं तो दूसरे एरिया में फैल जाती है ना। तो चीड़ के साथ साथ दूसरे जो हमारे जो ब्रॉडलीफ स्पीसीज वाले जंगल हैं वहाँ भी पहुँच जाती है ना। तो उससे क्या होगा कि जो है आग जलेगी तो वायुमंडल में तापमान बढ़ेगा, प्रदूषण होगा, है ना। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और जानवरों को नुकसान होगा। जानवर जो जंगल में जानवर है ना, वनस्पति नुकसान होगा। नए नए जो पेड़ के आते हैं उन सब नुकसान होगा। ये चीज है। सर, एक तो पशुपालक अपने समाज जो है वो अपने फायदे के लिए करता है, और क्या वजह है? मेनली यही है क्योंकि फायर जो है ना कोई नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। सर, जैसे सुदूर जहाँ निर्जन जो जंगल है वहाँ भी आग लगी होती है, तो वहाँ कैसे? निर्जन में वो जो है ना वो डिपेंड करता है टोपोग्राफी पे। वो अगर हाई एल्टीट्यूड है, अगर वो आपका 2200 मीटर से ऊपर का क्षेत्र है तो वहाँ पर वो पाइन नीडल नहीं रहता। वहाँ पर जो है वो आपका दूसरे जो है नॉन जो ज्वलनशील जो प्रजातियां हैं, ब्रॉडलीफ स्पीसीज होती हैं बांस की और इस प्रजातियां, तो वो हो जाती हैं। तो वो उतनी उनके पत्ते ज्वलनशील नहीं होते। और फिर वो वहाँ पर नमी भी रहती है। ये जो एरिया है ना 1200 से लेकर 2000 मीटर वाले इलाके थोड़ा सा घाटी टाइप के इलाके हैं, गर्म, और पिरुल की वजह से एक वो मटेरियल मिल जाता है। और तो उससे ऊपर इलाके में नमी रहती है, तो नमी में नेचुरली जो है आग जल्दी नहीं लगेगी। तो ये जब इस वाला जो पोर्शन है, करीब उत्तराखंड में करीब 16% एरिया जो है चीड़ वनों का है। 16% के लगभग है ना, 15-16% के लगभग है। तो उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा है। तो सर, आपने चिन्हित किया कि ये संवेदनशील एरिया है? हाँ, वो लोग वो हम करते हैं उसको। सर, जैसे कौन कौन से एरिया होंगे, अगर कुछ बताना चाहें? भाई आप कौन सा जिला या कौन से जिले का कौन सा? हाँ, वो सब कुछ है। जैसे आप यहाँ से जाएंगे, अब आप देखेंगे यहाँ से जोलीकोट तक आपको ज्यादा आग नहीं दिखाई देगी। जोलीकोट से पहले जब आपका जो है चीड़ जंगल शुरू हो जाए तब दिखाई देगी आपको। फिर आप देखो बागेश्वर के इलाके जो है काफी जो है ना, बागेश्वर आपका जो है बहुत ज्यादा अधिकांश घाटी वाला, कम ग्रेडियंट वाला एरिया है। तो चीड़ के जंगल काफी है वहाँ पे। तो वो इलाका है, पिथौरागढ़ का इलाके हैं। तो जो भी चीड़ जोन है, चीड़ जोन जो मैंने आपको बताया ना 1200 से लेकर 2000 मीटर तक के एरिया है। फिर वो दक्षिण ढाल के जो एरिया है, अगर वही एरिया नॉर्थ एस्पेक्ट वाले होंगे तो उसमें नमी ज्यादा होगी, है ना। दक्षिण ढाल में नमी कम होती है तो वो ज्यादा जलते हैं। तो ये टोपोग्राफी के भी काफी फर्क पड़ता है, मतलब एस्पेक्ट ढाल,
तो सर जो संवेदनशील इलाके हैं उनके लिए क्या स्पेशल टास्क फोर्स जैसी कोई योजना है? देखिए वो क्योंकि मेनली जो है वो कहते हैं हम लोग जो है खुद ही मैन पावर से ही इसको वो बुझाते हैं। गांव वालों की मदद भी कोशिश करते हैं। पहले जितना लोग मदद करते थे अब तो नहीं करते उतना नहीं। क्या वजह है, लोग क्यों नाराज हैं? अब देखिए पहले काफी एक्चुअली आपने देखा होगा ना, पहले पशुपालन भी काफी ज्यादा था। मैं जो सोच रहा हूँ ना, पहले जो है गांव वाले कुछ एरिया को बचा के रखते थे, वहां से पिरूल इकट्ठा करते, साल भर पिरूल इकट्ठा करते थे, नहीं करते थे। गांव में जो है जो जानवर होते हैं वो बिछाते थे। अब आप बहुत कम देखते होंगे आप, है ना। ये है लकड़ी है, तो अब क्या अधिकांश जगह तो गैस भी चली गई, सबको गैस मिल गई है, तो थोड़ा लगता है उनको। लेकिन जंगलों में जो ईंधन का भार है बिछावन की पत्तियों से लेकर लकड़ी तक, वो आपका कहना है कि एक्सेस में हो गया है? नहीं, एक्सेस में तो पहले से जैसे पहले तो वही आज भी है। पहले तो यूज भी करते थे ना, कितना आपने गांव में देखेंगे आप, जगह जगह ढेर जो है उसके रहते, आज दिखते हैं कहीं? वही हम कह रहे हैं कि तो पलायन से आबादी कम होगी गाँव में। हाँ, कुछ जिले जैसे आपका अल्मोड़ा और बड़ी है, 2 जिले हैं जहाँ पर काफी नेगेटिव ग्रोथ है पॉपुलेशन की। बाकी तो ठीक ही पॉपुलेशन तो बढ़ी रही, ऐसा नहीं पलायन ऐसा इतना नहीं है मतलब पॉपुलेशन कम नहीं हो रही, ज्यादा हो रही है। हाँ, ये है। तो क्या योजनाएं हैं अभी तक की, क्या क्या काम किया है वन विभाग ने आग को लेकर? भाई हम लोग क्या करते हैं कि जगह जगह क्रूज स्टेशन बनाते हैं ना, क्रूज स्टेशन बनाते हैं ताकि वहाँ पर 4-6 लोग रहते हैं, आके जहाँ सूचना मिलती है तो वहाँ जाके बुझाते हैं। यही सर कहाँ पे होता है क्रूज स्टेशन? जंगल के जिले स्तर पे? नहीं, डिवीजन लेवल पे होता है। जहाँ पर जो एरिया जितना मतलब देखते हैं कि यहाँ से इतना एरिया, फलाना एरिया जो है 100 हेक्टेयर एरिया, 150-200 हेक्टेयर एरिया जो कवर हो जाता है, तो उसको उसके हिसाब से बनाया जाता है, उसको डिवीजन को डिवाइड किया जाता है ना, इस तरह से अलग अलग उसमें है। तो उसमें क्रूज स्टेशन बनाते हैं हम लोग, रेंज लेवल बनाते हैं, अपना जो है सेक्शन लेवल बनाते हैं, नीचे चौकी के लेवल बनाते हैं, इस तरह से। उनके पास इक्विपमेंट क्या क्या होता है? देखिए जो इक्विपमेंट होते हैं मेनली क्या होता है कि आपका फायर रैक होता है, उससे क्या पिरूल इकट्ठा करते हैं, पत्तियां इकट्ठा करते हैं ना, तो उसको जो है ताकि जो है वो अगर आग कहीं से आ रही है तो बीच में ब्रेक हो जाए, ये है। तो सर ये ब्रेक पहले से नहीं किया रहता, ऐसा पहले भी होता था कि ब्रेक करते थे, लाइन खींचते थे? नहीं, तो वो करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एरिया होता है ना, तो आप पत्ते तो लगातार गिर रही है ना। ये सीजन जो है लीफ फॉल का सीजन है, गर्मी का सीजन है, लीफ फॉल का सीजन है, तो पिरूल भी गिर रहा है, दोनों गिर रहे हैं, तो लगातार गिरते तो है नहीं कि वो स्टॉप हो जाता है। फरवरी से जैसे जैसे गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है वैसे लीफ फॉल स्टार्ट हो जाता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। आप भी करते, हम लोग फायर, जैसे प्लेन के एरिया में हम काफी फायर लाइनें भी होती है, हमारी पहाड़ में भी है फायर लाइनें होती हैं, लेकिन वो सब ढक जाती है ना सर, ये है कंटिन्यूस प्रोसेस है। और क्या उपकरण है सर पिरूल इकट्ठा करने वाला, और इसके अलावा और क्या उपकरण? और तो कोई फिजिबल है ही नहीं ना पहाड़ के टोपोग्राफी में, पहाड़ के ढलान वाले इलाके में अब आप फायर टेंडर तो ले नहीं जा सकते, है ना, तो मैनुअली करना है। हमें कोशिश करना है आग ना लगे, उस पर ज्यादा ध्यान देना है। सर आग सर बढ़ गई अगर, तो क्या हेलीकॉप्टर से पानी का बारिश की जाए? हाईकोर्ट ने जैसे इससे पहले कहा है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता ना, उतना इफेक्टिव नहीं, बहुत कॉस्टली भी है, बहुत कॉस्टली भी है। सर जैसे 2016, 18 और 21 की जो आग थी, बहुत भयानक आग थी, तो कितना कॉस्टली था कि मतलब हमारी वन संपदा जल के खाक हो गई? नहीं, खाक तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी जो है ना वो आग जो है वो ग्राउंड फायर नहीं है, वो सरफेस फायर है, नीचे घास पास जलती है, तो बहुत कम। छोटे पेड़ पौधे तो जल जाते हैं? हाँ, छोटे पेड़ पौधे जलते हैं, तो उसका वैल्यूएशन होता है, उसका करते हैं वैल्यूएशन। एक साल में उसका मतलब भरपाई हो जाती है? नहीं, उसका वैल्यूएशन होता है। पेड़ तो अगर जैसे आपका 1-1 फीट के पौधे तो जल गए तो जल ही गए, है ना, तो उनको क्या पौधारोपण आप लोग करते हैं? हाँ, पौधारोपण करते हैं, पौधारोपण वो तो निरंतर होता रहता है। जी सर, किस तरह के पौधों का रोपण होता है? चीड़ तो नहीं लगाते? नहीं, चीड़ तो हम नहीं लगाते, वो तो नेचुरली हो जाता है। वो चीड़ जो है ना, आपका साउथ जोन जहाँ भी ड्राइनेस होगी वहाँ आता है, चीड़ नेचुरल आता है, और उसके हिसाब से और एल्टीट्यूड के हिसाब से वो 2000-2500 मीटर पर नहीं आएगा, वो ठंडा हो जाता है। उसकी भी हर स्पीसीज की अपनी क्लाइमेटिक जोन है, ये है। तो सर हल क्या है? आग क्या हमेशा ही लगती रहेगी? सॉल्यूशन क्या है इसका? समाधान तो देखिए, आग तो हमेशा रखते हैं, आज से नहीं, हमेशा से लगती है, बस हमको उसका कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है ना, मैन मेड है ना,
अब लोग जागरूक हो जाएं, भाई हमको नहीं लगाना है, इससे हमारा जो है वनों का नुकसान होगा, इस तरह से जागरूक हो जाएं तो नेचुरली लोग अब खुद से नहीं लगाएंगे तो नहीं लगेगी। नहीं सर, तो उसका भी तो कोई समाधान करना होगा कि चारा भी हो उनके लिए, पिरूल को इकट्ठा करके, जैसे पिरूल प्लांट अभी सरकार ने कई सारी सब्सिडी उसमें दी है और कई सारे शायद लगे भी हैं पहाड़ों में। हाँ लगे, बिल्कुल। तो आप लोगों ने भी क्या उसमें कोई सहयोग किया पिरूल प्लांट लगाने को लेकर? नहीं, सरकार ने उसमें सब्सिडी दिया हुआ है। तो वन विभाग का भी क्या कोई रोल था उसमें? हाँ, वन विभाग क्योंकि पिरूल तो जंगल में ही होता है। पिरूल तो हम ही लोग कहते हैं भाई, हम तो कितने प्लांट लग चुके हैं अभी तक? एग्जैक्ट नंबर तो मैं आप पहले बताए तो मैं उसका डाटा कलेक्शन कर लेता हूँ उसका। सर मतलब रिस्पांस अच्छा है उसका? हाँ हाँ, वो अच्छा है। आपने देखा होगा ना, अवनी संस्था जो अवनी वहाँ लगी हुई है, तो अच्छा चल रहे हैं। जो चला रहे हैं उसको बुरी, मतलब जो उसका एक टाइम है ना कि ऑप्टिमम टाइम इतना चलाएंगे तब उसको प्रॉफिट होगा, कम चलाएंगे तो नहीं होगा। सर जिन एरिया में पिरूल प्लांट लगे हैं, क्या वहाँ पे आग की घटनाएं कम हुई हैं? नेचुरली कम होंगी, पिरूल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन में जो है ना, अभी नैनीताल जिले में लोग जो है वो पिरूल इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं जा रहा है, उसका कोई उपयोग बताया गया है। तो कोई शायद फैक्ट्री या कैसा कुछ लोग ले रहे हैं, तो काफी महिलाएं आई हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उस समस्या की जड़ को ही खत्म कर देंगे तो आग ही नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गाहे बगाहे कई बार लोग भी लगा सकते हैं, कई बार वो तो लापरवाही से लगती है ना, कुछ तो जानबूझ से करते हैं, अधिकांश जो है लापरवाही से लगती है। सर सॉल्यूशन यही है कि हम लोग पिरूल का ही कुछ निस्तारण करें। हाँ, या फिर कई बार मिश्रित वनों में भी आग लग जा रही है। नहीं, मिश्रित वनों में तो जो सर एडजॉइनिंग होते हैं वो ही लगती है। तो सर अभी इस सीजन के लिए क्या आप लोगों की योजनाएं हैं, क्या क्या ढांचा आपका है खड़ा? स्टेशन बने हुए हैं, पूरा प्रशासनिक ढांचा है, डिवीजन है, रेंज है, बीटें हैं, तो सब। सर एक फॉरेस्ट गार्ड इतने बड़े एरिया को कैसे कवर करेगा? क्या आप लोगों ने डिमांड रखी थी? नहीं, ज्यादा फॉरेस्ट गार्ड चाहिए? उस पर डेली वेजेस के लोग भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। फायर सीजन में जो है ना, फायर वॉचर रहते हैं। सर पहले से होता था एक आग के लिए, आप अभी वो सिस्टम को खत्म कर दिया क्या पहले एक अस्थायी व्यक्ति को रखा जाता था? हाँ, तो वो आज भी है। वो तो आज भी है। वो तो फायर वॉचर रखे जाते हैं ना, जब हमारा फायर सीजन शुरू होता है फरवरी के महीने से, तो हम लोग वॉचर रखते हैं। तो वो गांव का स्थानीय व्यक्ति? हाँ, स्थानीय रहता है। तो वो क्या तुरंत सूचनाएं दे रहा है, क्या देता है क्या? नहीं, वो सूचनाएं भी देते हैं और आग बुझाने में मदद भी करते हैं, गांव वालों को भी प्रेरित करते हैं कि आग बुझाने आए हैं करके। जी सर, तो अभी मार्च के महीने में इतनी आगें लग गई हैं, इसके लिए क्या क्या आप लोगों ने किया? मतलब क्या बेकाबू हो गई थी? नहीं, बेकाबू तो नहीं। शुरुआत में क्यों नहीं पता चल पाता है? देखिए, अगर वॉचर आपने रखे हैं तो आग लगी 1 घंटे के अंदर ही क्यों सूचना? देखिए वो, और सर सैटेलाइट वाला तंत्र भी आपका भी एक्टिव है। उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपका कितनी दूर किस लोकेशन में लगी। अब अगर पहाड़ के रिमोट एरिया में लगी तो आपको नेचुरली ज्यादा टाइम लगेगा। जो भी उसके नजदीक क्रूज स्टेशन होगा वहां से आदमी जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। प्लेन में है, सारे एरिया एक्सेसिबल है तो तुरंत जा सकता है। तो थोड़ा सा हमारी कोशिश यही रहती है कि जो टाइम गैप है ना उसको कम करने की कोशिश रहती है। तो इस तरह से हमारे क्रूज स्टेशन रहते हैं ताकि वो एरिया को कवर कर लें। तो कोशिश यही होती है। कितने इलाके में एक क्रूज स्टेशन होता है? जैसे मेरे इसी सर्किल की बात करूं तो हमारे पास 186 क्रूज स्टेशन है ना, तो वैसे हिसाब से हर एरिया के हिसाब से बनते हैं। तो आपके पास सर अभी 5 डिवीजन यहाँ पर? हाँ, मेरे पास 5 डिवीजन है। तो यहाँ तो सर कोई संदेश हो आपका हमारे रेडियो के जरिए लोगों तक जो पहुँचे? भाई जंगलों को बचाना है, ये सभी को ध्यान रखना होगा, है ना, क्योंकि अगर हमारे जंगल हैं तब हम हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको जंगलों को बचाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिना जंगल के तो कैसे है ना, प्राणी मात्र का जो है जीवन संभव नहीं है बिना जंगल के। सर ये वाला जो सीजन है, फायर सीजन, इसके लिए अभी कोई ग्रांट क्या आई है राज्य सरकार से? हाँ बिल्कुल, सरकार ने दिया हुआ। सरकार ने जो है ना हर जिले में डीएम के अध्यक्षता में बैठक भी चल रही है, और जो भी SDRF फंड है उनसे दिया है। विभाग ने अपने जो रिसोर्सेज वो उसमें कंट्रीब्यूट किए, तो चल रहा है। सर जैसे NSS वाले बच्चे हैं यहाँ पर, NCC वाले हैं, होमगार्ड जवान हैं, इन सबको मिलकर क्या कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई जा सकती? नहीं, चल रहा है जिले लेवल पे जो है ना कोऑर्डिनेशन चल रहा है, सभी विभागों का कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। सर नैनीताल जिले में क्या बनी है इस तरह की कोई टीम?
किस तरह से? कि उसमें हम एनसीसी, एनएसएस, होमगार्ड, पीआरडी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सबको मिला के आपका एक्शन। भाई ये तो सुमोटो एक्शन होना चाहिए। जैसे आपका जैसे कहीं भी आग लगे तो उसके नियर जो भी गांव हैं, लोग हैं, एनसीसी के लोग भी तो हमारे समाज से ही तो हैं। हाँ। तो जाएं, उसमें कंट्रीब्यूट करें। नहीं तो स्वतः तो कोई नहीं करेगा ना, एक कमेटी अगर बनेगी। भाई ओनरशिप तो लेना ही पड़ेगी ना, जंगलों की ओनरशिप तो लेनी आप लोग हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है ना। फिर भी सब मालिकाना तो वन विभाग का ही बनता है। तो मालिकाना नहीं, हम मालिकाना नहीं है, हम चौकीदार हैं, सबका कॉमन प्रॉपर्टी है ना। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सुन रहे थे वन संरक्षक दीपचंद आर्या जी को। बहुत सारी जानकारी उन्होंने अपने महकमे के हवाले से दी है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा हेलो हल्द्वानी रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुदूर पहाड़ में भी सुन पाते हैं, और देश के किसी भी हिस्से में आप हों, हमारे यूट्यूब के जरिए आप इन कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। आप सभी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।